नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज की खास खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इन खबरों में जानेंगे, क्या सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाले पर होगी कार्रवाई? मंदिर विवाद पर क्यों भावुक हुई इकरा हसन? उमर खालिद शर्जिल इमाम पर क्यों हुआ विवाद? पीएम मोदी को लेकर क्या बोले ट्रंप? मुख्य खबरों में जाने से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ बोले, आरजेडी और कांग्रेस दोनों दल और उनके सहयोगी पार्टियां बिहार में विकास बनाम बुर्के की शरारत कर रहे। कांग्रेस विधायक शिवगंगा बसवराज ने महिला अधिकारी पर दी विवादित टिप्पणी। कहा वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए, उन्हें काम करने की क्या जरूरत है। एससीबीए के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने कहा, सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए एलजेपीआर नेता अभय सिंह। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अभय सिंह का समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा सीट से टिकट कटा। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्या सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाले पर होगी कार्रवाई? अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में जब चीफ जस्टिस बीआर गवई सुनवाई कर रहे थे, तभी अचानक से एक वकील राकेश किशोर ने सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया था। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उस वकील को पकड़ लिया। इस दौरान किशोर ने सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नारा भी लगाया। जूता सीजीआई के पास गिरा था, लेकिन उन्होंने इस मामले में शांति और संयम दिखाया। इस घटना के बाद सीजीआई ने वकीलों से कहा कि इस घटना को नजरअंदाज कर दिया जाए और आगे की सुनवाई को जारी रखा जाए। इस मामले के बाद पूरे देश भर के अंदर उबाल देखने को मिला। कई लोगों ने इसे सीजीआई का अपमान बताया। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर का लाइसेंस फौरन रद्द कर दिया। देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने इसे कुत्सित और निंदनीय हरकत बताया और वकीलों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आधार पर आपराधिक केस चलाने की मंजूरी भी दे दी। एजी ने साफ कहा कि ये सिर्फ गुस्से में की गई हरकत नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कमजोर करने की सोची समझी साजिश है और ये हमारे संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि वकील ने अपनी हरकत पर जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। एजी की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के सामने ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहुत गंदी बातें हो रही हैं, जिससे कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए कोर्ट तुरंत सुनवाई करे। लेकिन बेंच ने तुरंत कार्रवाई से मना कर दिया और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया। सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि इस मामले को अब ज्यादा हवा ना दी जाए। जस्टिस बागची ने कहा कि जब ऐसी बातें होती हैं तो सोशल मीडिया के प्रोग्राम उन्हें और ज्यादा फैलाते हैं, यहाँ तक कि आपका इस मामले में जिक्र करना भी उन्हें पैसे कमा कर देगा। इसे अपने आप खत्म होने दें। जस्टिस कांत ने कहा कि सीजीआई ने इस घटना पर बहुत ज्यादा उदारता दिखाई है, जो संस्था की ताकत दिखाता है। अगर हम इसे फिर से उछालेंगे तो सोशल मीडिया पर विवाद और ज्यादा भड़क जाएगा। कोर्ट ने जोर दिया कि हमारे देश में बोलने की आजादी असीमित नहीं है। ये कोर्ट जैसी जरूरी संस्थाओं की गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वकीलों ने अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई अगले ही दिन हो, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इस गंभीर मामले पर अब दीपावली की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई की जाएगी। मंदिर विवाद पर क्यों भावुक हुई इकरा हसन? उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से एक मजबूत राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने आज अपने दर्द और गुस्से को सबके सामने रखा। शिव लक्ष्मी मंदिर में हुई तोड़फोड़ की निंदा करने पहुंची इकरा हसन ने भारी मन से कहा कि मंदिर जैसी आस्था की जगह को खंडित करना बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन उनका असली आक्रोश उस गंदी राजनीति पर फूटा जहां एक बड़े नेता के इशारे पर उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहकर पुकारा गया। आंखों में सवाल और आवाज में दर्द लिए सांसद ने सीधे समाज को आईना दिखाया। उन्होंने पूछा कि जिस समाज में एक लड़की हौसला करके आगे बढ़ती है, क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? मैं पूछती हूँ कि क्या मैं तुम्हारे समाज की बेटी नहीं हूं? उन्होंने साफ कहा कि उन्हें हर जाति हर धर्म ने वोट दिया है और वो हिंदू मुस्लिम की आसान राजनीति नहीं करेंगी। अपने परिवार की दशकों पुरानी विरासत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि धर्म बदलने के झूठे आरोप लगाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश बंद होनी चाहिए। इकरा हसन ने चेतावनी दी कि जो लोग धर्म के नाम पर समाज को तोड़कर विवाद पैदा कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में महापुरुष नहीं हो सकते। ये केवल एक सांसद का बयान नहीं, बल्कि हर उस बेटी का साहस है जिसने राजनीति के गंदे खेल में सम्मान और मर्यादा पर हो रहे हमलों को ललकारा है। इकरा हसन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, जरा एक बार आप भी सुनिए। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी
जिस वक्त मेरी जरूरत होगी मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार नहीं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूँ? बिल्कुल। ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है। और पूरे 4-5 साल जो भी आज मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। उमर खालिद शर्जिल इमाम पर क्यों हुआ विवाद? TISS मुंबई में 12 अक्टूबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साईं बाबा की पहली पुण्यतिथि पर हुए एक छोटे से कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जिसके चलते 10 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। TISS प्रशासन का कहना है कि ये कार्यक्रम बिना किसी इजाजत के किया गया था। आरोप है कि इस दौरान छात्रों ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी की, जिस पर पुलिस ने देश के खिलाफ नफरत फैलाने और दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। वहीं आरोपित छात्रों ने नारेबाजी के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एक छोटा सा श्रद्धांजलि कार्यक्रम था जिसमें केवल साईं बाबा की कविताएं पढ़ी गई थी। छात्रों का आरोप है कि एक राइट विंग के छात्र संगठन के सदस्यों ने यहां आकर हंगामा किया और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर विवाद खड़ा कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के दावों को देखते हुए 4 छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जबकि बाकी छात्रों ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी। बता दें कि प्रोफेसर साईं बाबा को 2014 में नक्सलियों से संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 5 मार्च 2024 को कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, जिसके कुछ महीने बाद ही उनका निधन हो गया था। प्रोफेसर GN साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते थे। 2014 में उन पर नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप लगाया गया। गढ़चिरौली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो करीब 10 सालों तक जेल में रहे। 2021 में उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से भी हटा दिया गया। उन्होंने UAPA के तहत लगे आरोपों के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 5 मार्च 2024 को कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। तब तक उनकी तबियत बहुत खराब हो चुकी थी, वो व्हीलचेयर पर थे। जेल से छूटने के कुछ महीनों बाद ही 12 अक्टूबर को 2024 को उनका निधन हो गया। वहीं उमर खालिद और शर्जिल इमाम दोनों JNU के छात्र हैं। उन पर 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्होंने मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए भाषण दिए थे। हालांकि इनके वकील ये कहते रहे कि दंगों के समय ये दोनों ही दिल्ली में नहीं थे। महीने भर पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि विरोध के नाम पर हिंसा अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।
ट्रंप क्यों बोले कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उनके दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने ये बात व्हाइट हाउस में कही। उन्होंने बताया कि उन्हें भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना पसंद नहीं था। ये दावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका पहले ही रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त 2025 में भारत पर कुल 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब हमें चीन से यही करवाना है। उन्होंने माना कि भारत ये फैसला तुरंत नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ट्रंप के दावों के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर तीखा हमला किया और उन पर 5 बड़े आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी डर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी तेल न खरीदने का फैसला और इसका ऐलान ट्रंप को करने दिया गया। बार बार अनदेखी होने के बाद भी पीएम मोदी ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी गई। पीएम मोदी मिस्र के शर्म अल शेख समिट में खुद शामिल नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयानों का विरोध भी नहीं किया गया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्हें बताया है कि मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। हालांकि ट्रंप ने मजाक में कहा कि इस प्यार शब्द का गलत मतलब ना निकाला जाए। उन्होंने कहा कि मोदी लंबे समय से भारत में हैं और उन्होंने भरोसा दिया है कि तेल खरीदी बंद हो जाएगी। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावों पर सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा तेल खरीदार है और हमारी प्राथमिकता जनता के हितों की रक्षा करना है और हमारी ऊर्जा नीति का लक्ष्य सस्ती और सुरक्षित तेल आपूर्ति को बनाए रखना है, जिसके लिए हम स्रोतों में विविधता लाते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। वहीं रूस के राजदूत ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत को रूसी तेल की सप्लाई लगातार चल रही है और दोनों देशों के बीच इस सहयोग पर बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रूस की तेल आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और रूस भारत अमेरिका संबंधों में कोई दखल नहीं देता। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।